पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान में एक बार फिर राबते तेज हो गए। एतमाद साजी इक़दाम के तहत ईरानी जहाज़ के हमले के बायस सरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, जिन्हें चंद दिन पहले नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। अब अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मस में फंसे कार्गो जहाज़ों को निकालने का ऐलान किया गया है। अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमेरिकी बहरिया के जहाज़ शामिल नहीं, लेकिन ईरान के मुमकिन हमले रोकने के लिए अमेरिकी बहरिया करीब ही होगी। उधर ईरान की फॉक्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि वार्निंग को नज़रअंदाज करके बाद जजीरा कास के करीब ईरानी बहरिया ने अमेरिकी बहरिया के एक जहाज़ पर 2 मिसाइल दागे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के सबब अमेरिकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया है। अमेरिकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। ईरान का कहना है कि हिदायत नज़रअंदाज करने वाले को फ़ौज फैसला कुन जवाब देगी। ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मस से कोई भी बगैर इजाज़त नहीं गुजर सकता। अमेरिकी एहलकार ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोई ईरानी मिसाइल हमारे जहाज़ को नहीं लगा है। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मस में फंसे कार्गो जहाज़ों को निकालने का ऐलान कर दिया गया है। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए डॉक्टर रफ़ी हमें बैनुल माहिर अक़वाम ममूर है, उन्होंने ज्वाइन किया है। रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। कहिएगा, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान में एक बार फिर राबते तेज़ हो गए हैं और एतमाद साजी के इक़दाम के तहत ईरानी जहाज़ के हमले के बायस सरकान को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहना होगा कि पाकिस्तान अपनी मीडिएशन की जो एफर्ट है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अदा करने की भरपूर कोशिश करता रहा है और कर रहा है और करता रहेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान इस फर्ज को महसूस कर रहा है और रीजन के हवाले से जो जिम्मेदारी आन पड़ी है कंधों पर, उसको उठाने के लिए पाकिस्तान के कंधे मजबूत हैं। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। ताहम चूंकि पार्टीज जो हैं वो इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में है और यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन के मुस्तकबिल करीब में क्या हो सकता है। एक्सक्यूज मी। तो अब जो कि हम देख रहे हैं, जैसे आपने अभी रिपोर्ट भी किया कि 2 मिसाइल दागे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसकी तरदीद की है, जबकि ईरानियन नेवी ने ये दावा किया है। आई डोंट नो कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या वो कोई छोटे प्रोजेक्टाइल्स हैं, क्या वो कोई बड़े यानी ज़्यादा फासले तक मार करने वाले कोई प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है जो कोई मिसाइल दागे गए हैं, क्या वो ओपन वाटर्स में सिर्फ एक वार्निंग के लिए दागे गए हैं या किसी जहाज पर बाकायदा निशाना बनाया गया है। तो ये अभी बुनियादी तौर पर अंडर डेवलप्ड अनबेक्ड स्टोरी है कि इसकी क्या सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक इन्फॉर्म्ड नेवी है और उनके पास सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज यहाँ पर मौजूद हैं बहीरा हुर्मुज़ के अंदर और यहाँ से वो चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस के अंदर है और वो ये उन सैटेलाइट्स से अलग है जो कि वेदर को देखते हैं, जो किसी और चीज को यानी बायोडाइवर्सिटी को या किसी और चीज को, ओजोन वगैरह को देखते हैं। ये उन सैटेलाइट से बिल्कुल अलग सैटेलाइट्स हैं। आई एम जस्ट talking about those satellites which primarily look after the security और उसका ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की तमाम अफवाज से है, उनकी नेवल, उनकी एयरफोर्स और उनकी आर्मी की एक्टिविटीज से है, उनको होने वाले थ्रेट्स के साथ है और इन सारी चीज़ों के। और मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ आपकी नाजरीन के लिए, क्योंकि उमूमी तौर पर हमें ये मालूम नहीं है कि कैपेबिलिटी क्या है एडवर्सरी की, खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि स्पेस से यूनाइटेड स्टेट्स के 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है वो वॉच कर रहे हैं इस जमीन को, तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तमाम जो फैक्शंस हैं फोर्सेस के, वो बड़े अवेयर हैं। और अगर कोई प्रोजेक्टाइल फायर होता है, कहीं पर कोई इवन हीट सिग्नेचर डिटेक्ट होता है, तो वो उसको भी
देखते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कुजा कि आप 2 मिसाइल्स की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट अगर वो फायर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के ऊपर, तो इट इज अ डेंजरस एस्केलेशन एंड इट इज अ रिस्की एस्केलेशन बाय द ईरानियन नेवी, मैं ये समझता हूँ। तो नाजरीन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके नाजरीन के लिए, कि जो सैटेलाइट्स यूनाइटेड स्टेट्स के इस वक्त फजा में हैं, उनकी कैपेबिलिटीज किस किस्म की हैं। एक मुख्तसर सी बात में कि मिसाल के तौर पर एक सैटेलाइट की किस्म है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, SAR सैटेलाइट। अब ये SAR सैटेलाइट करता क्या है? इसका काम ये है कि अगर कोई स्पेस और जमीन के दरमियान में कोई ऐसी लेयर आ गई है, डस्ट की लेयर आ गई है, कोई कंक्रीट आ गया है, कोई छत आ गई है, तो ये हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे 10 लोग एक कमरे के अंदर बैठे हैं और वो ऊपर से डायरेक्टली उन 10 लोगों को नहीं देख सकता, तो वो उन हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करके देखता है कि 10 लोगों की एक्टिविटी यहाँ हो रही है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि उस SAR सैटेलाइट्स की जो नेचर है, उनकी नजर से इस वक्त पूरी जमीन पर कोई छुपा नहीं हुआ बुनियादी तौर पर। तो दूसरी चीज ये है कि ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS सैटेलाइट्स जो है, वो भी एयरबस और ये लॉकहीड मार्टिन वगैरह जो कंपनीज हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए खास तौर पर अटलांटिक और इंडो पैसिफिक के लिए जो ये इन्होंने उनको सर्विसेज दी हैं और बनाए हैं सैटेलाइट, उसमें ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक खास सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट जो है ये यहाँ तक के फ्यूल की नेचर को भी यानी देखने की कोशिश करता है कि ये फ्यूलिंग कहाँ से हुई है, ये फ्यूल यानी जो जहाज फ्यूल करवा के आया है, ये फ्यूल कहाँ का है, यहाँ तक वो देखने की कोशिश करते हैं। सारे लेजर्स उनके पास होते हैं, सारे यानी क्या चीज है उस जहाज के अंदर, और ये जहाज उनको नहीं बता रहा होता, बल्कि ये सैटेलाइट्स जो हैं ये खुद एहतसाबी फॉर्मूले के तहत वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनकी निशानदेही कर रहे होते हैं, उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि एक जो अहम तरीन जो टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ जो है बहुत पुरानी लेकिन अभी तक कमर्शियल नहीं है, उसको हम कहते हैं यानी डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब वो जो ऐसी सूरत हाल है कि हम ऑडियो जूम कर लेते हैं, जैसे कि आपने वीडियो जूमिंग एक आम टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल है, हर किसी को पता है कि वीडियो कैसे जूम होती है, लेकिन ऑडियो जूम जो टेक्नोलॉजी है ऑडियो जूमिंग की, वो कमर्शियल नहीं है। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स के सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट इनके पास बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके अंदर टेक्नोलॉजी है ऑडियो जूमिंग की। इवन यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साहब जिनका नाम है यूरी बज़मिनोव, जो कि 1944 में he was defected to Canada in the Second World War, ये KGB के एजेंट थे। इनकी एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के सैटेलाइट 1944 में इतने एफिशिएंट थे कि वो क्रेमलिन में चलती हुई एक गाड़ी में अगर 2 लोग बैठे हैं तो उनकी जूम करके उनकी आवाज सुन सकते थे। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2026, आई एम टॉकिंग अबाउट 1944। सो imagine what actually United States is capable of. Now you are telling me that Iran has fired 2 projectiles on United States Navy and they flew. जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और मेरा अच्छा दूसरी चीज ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ओपोनेंट की इंटेंशन चेक करने के लिए, ओपोनेंट की रेडीनेस चेक करने के लिए, या ओपोनेंट का यानी नेचर ऑफ रिस्पॉन्स चेक करने के लिए वो आप कोई हमला करते हैं, कोई छोटी सी बात करते हैं, कोई छोटा सा ऐसा यानी तंज करते हैं, कोई जैसे आपने कहा प्रोजेक्टाइल फायर किया, ये कर सकते हैं। तो ये क्या, ये इन 2-3 चीजों को चेक करने के लिए होता है। अब अगर ऐसी सूरत हाल है कि ईरान ने अमेरिका का रिस्पॉन्स चेक करना चाहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको ऐसा करना चाहिए। ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप कोई इस किस्म की कहानी छेड़ दें जो कि किसी नए रुख पर चली जाए और खित्ता किसी नए अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छोटे मोटे प्रोजेक्टाइल्स फायर होते हैं, ये असल में इसको ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट
کی ٹرم میں ذکر کیا جاتا ہے. اور گرے زون کانفلکٹ ایسا کانفلکٹ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی تصادم بھی ہو جائے لیکن جنگ کی نوبت بھی نہ آئے. ٹھیک. یعنی it actually escalates in a way that it remains below kinetic threshold.